मुलाकात हमारी, फैसला आपका, में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं कमलेश गुप्ता और स्वीकार कीजिए मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं अगर सिर्फ एक बात बताऊंगी कि उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है, जनता में वो लोकप्रिय हैं। लुधियाना वेस्ट से वो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और आने वाले पंजाब के चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री भारत भूषण आशु जी की। आशु जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है कि इतने कीमती वक्त में से आपने कुछ वक्त हमारे आज के इस खास प्रोग्राम के लिए निकाला, क्योंकि हमारी जनता आपसे रूबरू होना चाहती थी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी था कि आप हमारी जनता से बातचीत करें। जी बिल्कुल। जी जी जी, शुक्रिया। सबसे पहला एक सवाल जो हमारे जहन में उठता है कि आपका जो ये पॉलिटिकल करियर है वो कब से शुरू हुआ? क्या यह आपको जो सियासत है, जो राजनीति है, वो विरासत में मिली या ये सिर्फ आपने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया? इतना तो कुछ नहीं है जी जो विरासत ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ 97 'ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਦੋਂ 1997 'ਚ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤਾਈਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, 3 ਟਰਮਾਂ। ਅਤੇ 2012 'ਚ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ MLA ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ बड़े मार्जिन ਨਾਲ उस वेले जिताया मैनू 2012। आप आशु जी बता रहे हैं कि आपको पब्लिक ने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया, तो वो ऐसे ही नहीं जिताए होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे लोगों के लिए। काम ऐसा 15 साल लोगों की सेवा करते, एक मिशन था। पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं, ये एक पैशन बना के हमने लिया। पॉलिटिक्स ही नहीं, एक जो काउंसलर का काम बेसिकली होता है ना जी, वो तो लोगों की सेवा करना ही होता है। हर एक के छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए उनको बहुत लंबा लंबा टाइम सरकारी दफ्तरों में ख़राब होना पड़ता है। तो कोशिश की सबके साथ सबको आराम दे सकें, सिस्टम में जो खराबियां हैं वो ठीक कर सकें, जहाँ जहाँ जो सिविक कम्युनिटीज़ थी वो नहीं है उसको पूरा प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसे करते करते 15 साल कब निकल गए ये भी नहीं पता चला। तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिली तो लोगों का बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिला और रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो एक रिज़ल्ट आने के बाद एक ज़िम्मेवारी का एहसास भी हुआ, नया सर्कल भी बड़ा हो गया, लोगों की मेरे से इच्छाएं भी बहुत थी, पर बदकिस्मती रही भी सरकार थोड़ी अपोजिशन की बनी, हमारे विरोधियों की बनी, हम अपोजिशन में बैठना पड़ा। तो उसके कारण जो मन में इच्छाएं थी और लोगों की जो चाहत थी मुझसे, शायद कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पाई और वही चाहत के साथ आज दोबारा हम इलेक्शन में आए भी, अपनी सरकार भी बनाए और जो लोगों की इच्छाएं हमसे रखी हुई उन्होंने वो पूरी भी करें। अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल में एज ए MLA आपकी क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रही जिसे लोगों ने माना, सराहा और वो एक नई उम्मीद के साथ आप ही को फिर से, चाहे वो पार्टी किसी भी पार्टी से आप खड़े होते हो, कुछ भी बैकग्राउंड रहा है उसका, लेकिन फिर भी आपको वो वोट देंगे, तो क्या ऐसी उपलब्धियां अब तक रही हैं आपकी? जब आप अपोजिशन में होते हो तो सबसे पहले तो ये काम रहता है, अभी आप किसी का काम, कोई आपके पास आता है जहाँ पे सरकार फेल हो रही है, आपको वो आवाज़ उठानी होती है। अपोजिशन के MLA का काम यही रहता है। सीधा काम तो हम कुछ सरकार ना होने के कारण कर नहीं सकते, तो हमने वो कोशिश की उस काम को बखूबी निभाने की। हम अपोजिशन की एक आवाज़ बन के विधानसभा में उठाएं, जो जो इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ हैं या पंजाब के इश्यूज़ हैं, उसको प्रॉपरली फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली के अंदर भी उठाया जाए
और यहाँ पे जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ और पुलिस जैसे ऑफिस है, जहाँ जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है वहाँ इश्यूज़ को लेके जाएं, प्रॉपरली उठाएं और उनको बाकायदा तौर पे लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। तो हमने कोशिश की एज अपोजिशन हर इश्यूज़ को रेज़ करने की। अगर डेवलपमेंट वर्क्स है, डेवलपमेंट वर्क्स थोड़ा सा शहरी इलाका होने के कारण कॉरपोरेशन ने करने होते हैं और कॉरपोरेशन में मैक्सिमम काम काउंसलर्स के थ्रू होता है। तो काउंसलर्स फॉर्चुनेटली इस जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ 7 काउंसलर कांग्रेस के थे, तो मेरे को काफ़ी उनसे भी मदद मिलती रही। वैसे भी हमारा एटीट्यूड रहा है सभी के साथ मिलके डेवलपमेंट वर्क्स में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। तो जो अपोजिशन के काउंसलर थे उनके साथ भी मेरा रिलेशन काफ़ी कॉर्डियल रहा है जी। जहाँ उनको कोई मुश्किल आती रही वो मेरे से मदद लेते रहे और जहाँ मेरे को ज़रूरत रहती मैं उनसे भी मदद लेता रहा। तो जो छोटे छोटे जो गलियों और इश्यूज़ थे वो तो काउंसलर लेवल पे अच्छी तरह से हल भी होते रहे और कोई पीछे जो 1 साल निकला है डेवलपमेंट वर्क्स काफ़ी हुए भी हैं। तो अभी जो बड़े इश्यूज़ थे जहाँ पे सरकार प्रॉपरली अपना ध्यान नहीं दे रही थी, अभी मैं और हमारे एमपी साहब इन्होंने कोशिश की वो इश्यूज़ को अलग अलग टाइम पे उठाने की। लोधी क्लब का था वो बना हुआ 7-8 महीने हो गए, खोला नहीं जा रहा था, तो हमने प्रेशर किया तो 4 दिन में उन्होंने खोल दिया। अंडरपाथ थे डीसी ऑफिस के सामने, अगर नगर के सामने, वो खुलवाने की कोशिश की। सिटी बस सर्विस इन्होंने साल से बंद कर रखी थी, कोशिश की इनके ऊपर असेंबली के अंदर भी और यहाँ पे बाहर भी प्रोटेस्ट किए, तो इनको चलाना पड़ा सरकारों को। तो ऐसे इश्यूज़ थे काफ़ी भी, हम टाइम टू टाइम उठाते रहे। सोशल इश्यूज़ भी थे, जैसे डॉग मीनेस है तो हमने वो भी उठाया, कुत्तों को पकड़ के इनको पकड़ाया भी, इनका कुछ पॉलिसी बनाओ, कुछ हल करो, क्योंकि शहर में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा तो हमने कमिश्नर पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। डेवलपमेंट का इशू रहा तो हमने कॉरपोरेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। जनरल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं हमें उनमें फेलियर नज़र आया तो हमने डीसी ऑफिस के अगेंस्ट जाके वहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया। अगर हमारे वर्कर्स के ऊपर कुछ पुलिस ने ज्यादती की तो हम सीधे चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके हमने प्रोटेस्ट कर दिया। और लोगों के इश्यूज़ के लिए एक बार तो सारे हमारे अपोजिशन के एमएलए 2 दिन विधानसभा के अंदर ही सोए। तो बाकायदा तौर पे जो इश्यूज़ थे जहाँ जहाँ से सरकार भागती रही, अंदर असेंबली के अंदर भी डिस्कशन से भागी, तो हम वहाँ पे बाकायदा प्रोटेस्ट करके रात को सोए भी वहीं, सरकार को मजबूर करें बाकायदा आके जो लोगों के इश्यूज़ है उस पर डिस्कशन करे और जवाब दे। पर सरकार ने भागना ही अच्छा समझा। अब लोग भगाएंगे उनको इस इलेक्शन में। बिल्कुल, एक ऑपोजिशन की एक बुलंद आवाज़ के रूप में आप उभरे हैं और जो मुद्दे सरकार को जिनके लिए आंखें खोलनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था, उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहे। तो ये बात ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपने अपनी कॉन्सिक्वेंसी को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत करीब से जाना है। क्या उसमें आपको लगता है कि किस तरह की समस्याएं हैं, कौन सी वो विषम परिस्थितियां हैं जिनसे आप निपटते आ रहे हैं और जिनके सॉल्यूशन के बारे में आपने सोचा हो? जो खासकर लुधियाना वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसीज के मेन इश्यूज़ हैं, जहाँ मेन इशू रहा गंदा नाला जो हमारे लुधियाना का नासूर बन चुका है, उसकी सफाई, उसकी चैनलाइजिंग, उसके साथ रिलेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया हुआ था उसको अपग्रेड करने का, वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने नहीं किया। अंदर शहर की सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, वो भी अभी तक इनिशिएट नहीं हो पाए। हम टाइम टू टाइम इस इश्यूज़ को भी लेते रहे। तो इसके बाद हमारे शहर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है। इधर सिटी सेंटर प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा, एशिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें अगर वो आज पूरा हुआ होता तो 1.5-2 लाख के करीब तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। आज हमारे यूथ को वहाँ पे नौकरियाँ मिलती। वो आज खंडर पड़ा है और एक 1.5 लाख की आबादी उससे इतनी इफेक्टेड है। वो एक गड्ढा बना के और वहाँ पे खंडर एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा बना हुआ है वो वहाँ पे। तो वो 10 साल से स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी और कोई ध्यान ही नहीं दिया। 2 बार
असेंबली में इसके लिए क्वेश्चन लगाया गया, वहाँ पे भी सरकार ने प्रॉपरली इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी अदालत की तरफ से भी एक ऑर्डर आ गया, पर अभी तक भी सरकार सेंसिटिव नहीं है उसको शुरू करने। हम लोगों में ये लेके जाएंगे भी, जब अगर हमें मौका मिलता है और सरकार बनती है तो सबसे पहले सिटी सेंटर शुरू करवाएंगे। वो लुधियाना का एक कोर इशू है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल है। तो मेरे इलाके में है, ROB है कॉन्वेंट स्कूल के पास, वो भी नहीं बना 10 साल से उसकी। नुरम में भी पहले DPR गई और किसी कारण करके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके, और शास्त्री नगर फाटक उसके ऊपर भी एक RUB बनना था अंडर ब्रिज, वो भी नहीं बना। तो इन दोनों को अब नई स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही हैं अमृत, हम उसमें लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये प्रोजेक्ट हैं, विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जो हमारे MP साहब हैं, जितनी सेंटर की स्कीम्स हैं उनकी हर तीसरे महीने बाद उनको मॉनिटर करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं DC ऑफिस में। तो हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे हम अपोजिशन में भी हैं, पर एक प्लेटफार्म हमें मिला हुआ है जिसके ऊपर हम बाकायदा तौर पे जो सेंटर की स्कीम्स हैं उन्हें मॉनिटर कर सकें, और बाकायदा तौर पे जहाँ जहाँ कमियाँ रह रही हैं स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन की ULB की तरफ से, उसको पूरा करवा सकें। अब नया प्रोजेक्ट है, फॉर्चुनेटली लोगों की मेहनत से स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ लुधियाना, और उसके उस स्कीम के अंडर ग्रांट्स मिलनी है लुधियाना को, और वो प्रॉपरली लुधियाना में कहीं लग जाएं। वो भी प्रोजेक्ट जैसे पिछले प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कोई ROB कोई RUB इन्होंने बनाया नहीं, वैसे ही ये कहीं रह ना जाए। तो हम स्पेशली बिट्टू जी ने, हमारे जो MP हैं, हमारे MLAs के साथ मिलकर स्पेशली इसको मॉनिटर किया और 1-2 मीटिंग भी ली है। तो इलेक्शंस के बाद वो तो है ही है, अगर सरकार लोग बनाते हैं हमारी, तो ये प्रोजेक्ट सब प्रायोरिटी पे रहेंगे। इसके अलावा और बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे 2 प्राइमरी सब्जेक्ट हैं, वो एक एजुकेशन, एक हेल्थ सर्विसेज। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ध्यान दिया होता तो इतना पैसा सेंटर से आ रहा था, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, अर्बन हेल्थ मिशन, सब में इतना पैसा आ रहा था। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो नॉमिनल रेट पे क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज और क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक मिनिमम रेट पे पहुंचा सकती थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आशु जी, मुझे भी बहुत ये बड़ी विडम्बना लगती है कि लुधियाना जैसे इतने बड़े शहर में, और पंजाब जो कि माना जाता है कि सबसे संपन्न और खुशहाल राज्य है पूरे भारत में, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हेल्थ सर्विसेज की बात करें या एजुकेशन की बात करें, मैं उससे भी पहले ये कहना चाहूँगी कि जान है तो जहान है। और अगर गरीब तबका है या फिर गरीब मध्यम वर्ग तबका है तो उनके लिए हेल्थ सर्विसेज बहुत महंगी हैं, वो उस तक पहुँच नहीं सकती। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा मुख्य तौर पर? दोनों के बारे में तो मैं स्पेशली, ये दोनों प्राइमरीली टेकअप किए जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे अभी तक सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं। अब अभी आप देख लें, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहूँगा, सरकारों ने टीचर्स, वो भी अगर मैं कहूँ अंडर एजुकेटेड हैं तो है, बाकायदा तौर पे ध्यान देना पड़ेगा हमें एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। जो खर्चा है, पैसा है, अगर हम वो बहाना लगाएं तो वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पे ग्रांट्स आ रही हैं। ज़रूरत है यहाँ पे पॉलिटिकल विल की और उनको इम्प्लीमेंटेशन की, जो जहाँ जहाँ सरकारों की कमी रहती है तो हम कोशिश करेंगे वो पूरी करें। जहाँ गरीब बच्चे हैं हमारे, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जिनका बजट इन दोनों सर्विसेज को अपने बच्चों तक पहुँचाने में ही गड़बड़ा जाता है, तो कोशिश करेंगे क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज नॉमिनल रेट उन तक पहुंचाई जाएं। तो इनके ऊपर तो मेन फोकस रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इनके अलावा जो बड़े इश्यूज हैं आज पंजाब जिनसे 2-4 हो रहा है, पंजाब में माहौल ही नहीं रहा रहने का, पंजाब में नशों के मुद्दे हैं, पंजाब में लॉलेसनेस है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, माफिया सब हाइप पे है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर हैं वो सब डिमोलिश हो गए हैं। तो अब कोशिश रहेगी दोबारा पंजाब के ढांचे को खड़ा किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग है, ये प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल हो और लोग इनसे फ़ायदा ले सकें। अब जो ड्रग इशू है, बार बार ये आता है, कैप्टन साहब ने भी बोला मैं 4 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। कांग्रेस की सरकारों ने जब जब भी आई है, मेन इश्यूज जो भी रहे हो,
जी। अगर 1992 में भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी और टेररिज्म पीक पे था, तो पीस और नॉर्मेलिटी रिस्टोर करने के लिए चाहे तब के चीफ मिनिस्टर उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने आज पंजाब को जो पीस और नॉर्मेलिटी दी है तो ये भी उसी टाइम कांग्रेस सरकार की। तो ऐसे ही 2002 और 2007 के बीच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रॉपर्टी बूम्स ये सब उस टाइम पे ही देखा, और उसके बाद एकदम से ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी गवर्नमेंट दी लोगों को अकाली दल बीजेपी ने, और आज पंजाब एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और ख़ास तौर पे जिस पे किसान नाज करता था, आज हम हमारा फार्मर सुइसाइड कर रहा है, बार बार देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होके चलेगी, 20,000 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ से चले जा चुके हैं बाहर, पंजाब के बाहर। तो ऐसा माहौल बन गया, कोई सेक्टर ऐसा नहीं रहा जहाँ पे लोगों के अंदर कोई उमंग और उम्मीद रही हो। तो जो अब इलेक्शन आ रहा है ये महीने बाद, ये इस इलेक्शन में लोग चेंज के लिए जा रहे हैं, और चेंज पॉजिटिव चेंज की तरफ, उस पार्टी की तरफ जाएंगे जिनके पास कोई विजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। तो हम अपनी मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, अपना जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेके लोगों के पास जाएंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें बाकायदा तौर पे पिछले 6 महीने से मैनिफेस्टो कमेटी ने पंजाब के हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ जाके मीटिंग्स की, चाहे वो एक जूते बनाने वाला मोची है उससे लेके बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, डॉक्टर्स, वकील, सबके साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम्स सुन के एक जो फीडबैक तैयार हुई वो डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह को दी, और उन्होंने वो कैसे प्रॉब्लम्स हल होनी है, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, जॉब जनरेशन कैसे होनी है, ये सब इश्यूज टेकअप करके एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो तैयार किया जो लोगों के सामने आएगा। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें हमारा विजन क्लियरली आएगा, और हम चाहेंगे लोग देखें, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी की निगरानी में वो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेटर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई इकोनॉमिस्ट आज तक मिला नहीं, ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो उनकी देखरेख में ये सब कुछ तैयार हो रहा है, तो लोगों के सामने आएगा। मेरा ख्याल उसके बाद लोगों के पास कोई और दूसरी सोच ही नहीं बचेगी कांग्रेस के अलावा। तो हमें यकीन है पूरी कांग्रेस को ऑप्ट करेंगे लोग, हमें वोट डालेंगे, सरकार बनेगी, और हम कोशिश करेंगे उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की। जी, आपके मैनिफेस्टो में आम जिंदगी को राहत देने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम बात करें दूसरी क्लास की, तो अभी इन दिनों इंडस्ट्री इमिग्रेशन जो चल रहा है उसके लिए भी कुछ आपके मैनिफेस्टो में प्रावधान है? सबसे ज़्यादा फोकस पहले तो सरकारों का फोकस ही एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ रहता रहा है, पर इस बार एग्रीकल्चर के साथ साथ फोकस ही इंडस्ट्री और ट्रेड की तरफ आने वाला है, क्योंकि हमारा बहुत सा यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, अंडर एजुकेटेड है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये आप जो नशा और ये इधर उधर देखना पड़ रहा है। हमें ज़रूरत है सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करने की। अगर हम किसी अपने यूथ को नौकरी दिलवाना चाहते हैं तो इमीडिएटली फार्मिंग में तो दिलवा नहीं सकते, तो हमें कोशिश करनी होगी दोबारा से इंडस्ट्री को यहाँ पे खड़ा करना होगा, दोबारा ट्रेड को लाना होगा। आईटी सेक्टर जो पीछे छूट गया, हमारा यूथ बिल्कुल उसमें परंगत है, उसके पास बाकायदा तौर पे क्वालिफ़िकेशन है, उसको यहाँ पे लाना होगा। और बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे जो 2002 से और 2007 के बीच, जैसे मैंने आपको सिटी सेंटर बोला, जो अब अधूरे पड़े हैं, उनको दोबारा खड़ा करना पड़ेगा, और एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा जहाँ हमारे यूथ को नौकरी भी मिले और इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आके यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट करे। आशु जी, ऐसा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जनता आपको एज ए MLA तो जिता दे, और अगर आपकी पार्टी सत्ता में ना आ पाई तो क्या आपकी मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे? देखो, जो मैनिफेस्टो है वो तो तभी इम्प्लीमेंट होता है जब सरकारें आती हैं। तो हम बड़े इस बार तो बिल्कुल हमें 1% डाउट नहीं है अभी जनता हमें मौका नहीं देगी, क्योंकि अब 10 साल रूलिंग पार्टी के देख चुके हैं, और एक क्लियर ऑप्शन जिसके पास विजन है और
जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो कांग्रेस पार्टी बचती है। हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनकी 5 साल की सरकार लोगों ने देख रखी है और वो जानते हैं कि उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, अगर वो कुछ करना चाहें, कुछ ठान लें तो वो करके दिखाते हैं। तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता। तो इस बार तो फॉर्चुनेटली हमारी कांग्रेस भी, जो पिछली दफ़ा थोड़ी कमज़ोरियां रह गई भी, आपस में इन फाइटिंग है, तो जितनी अब यूनाइटेड कांग्रेस मेरे ख्याल मेरी ज़िंदगी में तो मैंने कभी देखी नहीं। तो एक यूनाइटेड फाइट लोगों की एक ऑप्शन बन के हम उभरेंगे। लोगों की उम्मीदों के मुताबिक लोग हमसे जो चाहेंगे, तो अगर परमात्मा ने ताकत बख्शी तो हम उनकी उम्मीदों पे उतरेंगे भी। जी आशु जी, जैसा कि आप बता रहे हैं मैनिफेस्टो के बारे में, आपके डिसीजंस, क्लियर विजन की बात आप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल की बात में कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स भी आपकी पार्टी की तरफ से चल रही हैं, आप उस पर भी ज़रा अपना व्यू ऑफ पॉइंट हमारी जनता के सामने रखेंगे। कैप्टन साहब ने अनाउंसमेंट 1-2 की, जैसे उन्होंने नशा भी, मैं 4 हफ्ते में पंजाब के अंदर नशा क्लियर कर दूंगा, ऐसे ही एक और अनाउंसमेंट है जो हमारा कोर इशू रहा है। जैसे मैंने आपको बोला है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कैप्टन साहब ने बाकायदा तौर पे एक कैप्टन ने 100 चुक्की हर घर नौकरी पक्की एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है। उन्होंने ओथ लेके बोला है भी मैं 3 साल में हर परिवार में एक नौकरी दूंगा। तो वो रजिस्ट्रेशन चल रही है, हमारे वर्कर, हमारा कैडर सब घर घर जा रहा है, वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और कार्ड बना के उनको दिए जा रहे हैं। अगर सरकार आती है तो हर एक यूथ का 1 महीने में 2500 रुपये उसी दिन से शुरू हो जाएगा, और जिस दिन 3 साल के अंदर उनको नौकरियां मिलती जाएंगी वो बंद होता जाएगा। और कैप्टन साहब की ये ओथ लेके इस सबको डिक्लेरेशन है भी मैं 3 साल में सबको हर घर में एक नौकरी जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा उसकी एजुकेशन के मुताबिक। इस नौकरी की आप बात कर रहे हैं आशु जी, वो सरकारी होगी या फिर प्राइवेट होगी? उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, ये ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरियां तो 3 लाख हैं। हमारा बेरोज़गार आदमी, हम उसी के लिए मैं बोल रहा था भी पहले इंडस्ट्री को जीवित किया जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, नौकरियां, जॉब क्रिएशन हो गई, तो उनमें इन बच्चों को जो अब अनएम्प्लॉयड हैं वहाँ लगाया जाएगा। मतलब मेन बात रोज़गार की है कि वो चाहे सरकारी तौर पे दिया जाएगा या फिर निजी तौर पर। आपका बेहतर नज़र, आपकी बेहतर नज़रिया, आपका बेहतर मैनिफेस्टो और साथ ही में आपकी जो एक दृढ़ निश्चय वाली जो कर्मठ व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए आपको हम हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद भी देते हैं और आपकी जीत के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। जाते जाते आखिर में आशु साहब से एक सवाल, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश यही है, 5 साल आप अपना फ्यूचर ढूंढने जा रहे हो, आप अपना फ्यूचर, आपकी एक उंगली के बटन दबाने से आपका फ्यूचर बनने वाला है। बड़ी सोच समझ के वोट दीजिए, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुने वो ऐसा हो जो 5 साल आपके साथ, आपके लिए हमेशा खड़ा रह सके। वो इतना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपकी मुश्किलात वो हल करवा सके। और ख़ास तौर पे मेरी अपील, वोट ज़रूर करें। मुलाकात हमारी, फैसला आपका। हमारे इस राजनीतिक कार्यक्रम में अभी हम भेंट कर रहे थे वर्तमान विधायक लुधियाना वेस्ट के और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार श्री भारत भूषण आशु साहब से। अगले हमारे इस प्रोग्राम में एक नई राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ आपकी हम मुलाकात भी करवाएंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी, वादे भी होंगे। तब तक के लिए मैं कमलेश गुप्ता आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।